नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं यहाँ पर एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी क्लास 6 की जियोग्राफी की भी एनसीईआरटी सीरीज चला रहा हूँ। यहाँ पर मैं क्लास 6 की हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी सीरीज है वो भी मैं यहाँ पर चला रहा हूँ। और ऑलरेडी मैंने 5-6 वीडियोज़ इसके अपलोड कर दिए हैं, और जियोग्राफी और हिस्ट्री दोनों के, तो उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी और एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री। और इसी सीरीज़ में ये इस सीरीज़ का 5वां वीडियो है जियोग्राफी सीरीज़ का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अध्याय 5, जो है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो चलिए देख लेते हैं आज का हमारे यहाँ पर वीडियो सेशन। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे हम वायुमंडल कहते हैं, जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे हम जलमंडल बोलते हैं। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि जल, बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जलमंडल की अगर बात करें कि जलमंडल में किन किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है, क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है। तो आपका बर्फ, जल और जलवाष्प, यहाँ पर सबसे याद रखने वाली चीज़ है जलवाष्प, जो कि जलवाष्प क्या होती है, ये वेपर के फॉर्म में हमारा आकाश में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जलवाष्प भी जलमंडल के अंतर्गत इसको हम सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कि ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ होता है पत्थर और एटमास का अर्थ होता है वाष्प। ह्यूडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो इन सब चीज़ों से आप देखते हैं जैसे कि बायोस, देखिए आपका जो बायोस होता है, जैसे बायोलॉजी भी इनका बना है, तो बायोलॉजी में जो बायो शब्द का मतलब होता है, बायो शब्द का मतलब होता है जीवन। ठीक है। तो बायोस का मतलब होता है जीवन, ह्यूडर का अर्थ होता है जल, एटमास अगर कहीं बात करते हैं तो उसका मतलब होता है वाष्प, उसी से बना होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है। उसके बाद लिथोस, लिथोस का होता है पत्थर। ठीक है। भूमंडल के बारे में अब थोड़ा सा जानते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को हम क्या कहते हैं, भूमंडल। ये भूप्रकृति की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है। तो भूमंडल की यहाँ पर बात की जा रही है और बताया जा रहा है कि पृथ्वी का जो ठोस भाग होता है उसे भूमंडल कहा जाता है। ठीक है। और ये भूप्रकृति चट्टानों, मिट्टी की पतली परतों से मिलकर बनी होती है जिसे हम जीवों के लिए पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की सतह जो होती है ये 2 मुख्य घटकों में बांटा जाता है। सतह को बड़े स्थलीय भूभाग को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो जो पृथ्वी की सतह है इसको क्या है, 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है। एक आपका भाग हो जाता है जो कि स्थल भाग होते हैं बड़े बड़े, उनको बोलते हैं महाद्वीप, और जो हमारे जलाशय होते हैं उनको हम बोलते हैं महासागरीय बेसिन। ठीक है। यानी कि जो समुद्र ये जितने भी हैं ये इनके जलाशयी भाग हैं, यानी महासागरीय बेसिन हैं। और जो हमारे जितने भी हैं, जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अमेरिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, सारा ऑस्ट्रेलिया, ये सारे के सारे हमारे महाद्वीप कहलाते हैं। तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या आप सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। अब दोस्तों, जो समुद्री जल का जो तल होता है ये क्या होता है, सभी जगह एक समान होता है। और जब हमें किसी स्थल से ऊंचाई नापनी होती है कि स्थल की ऊंचाई कितनी है, ये कितना ऊंचा है, तो हम उसके समुद्री जल के तल से उसको नापते हैं। और आपने देखा होगा, लिखा हुआ मिलता है आपको अक्सर कि समुद्र तल से ऊंचाई इतनी, समुद्र तल से ऊंचाई इतनी। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखी हुई जगहों के नाम पता चल जाते हैं। तो जो समुद्र तल की ऊंचाई है, तो समुद्री जल का जो तल है सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे हम शून्य मान लेते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर आप इस मैप को देख सकते हैं, ये आपका एक तरह से यहाँ पर पूरा वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड का ग्लोब है, उस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर दिखाया गया आपको दक्षिण अमेरिका, और ये आपका यहाँ पर आता है उत्तर अमेरिका, ये आपका अफ्रीका है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर ये आपका जाता है यूरोप, और इस तरह से यहाँ पर आ जाता है एशिया। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं यूराल पर्वत, ये जो यूराल पर्वत है यूरोप को एशिया से अलग करता है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं यूरोप को एशिया से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, यूराल पर्वत है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा हिमालय पर्वत, यहाँ पर तिब्बत का पठार यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये हमारा यहाँ पर दिखाया जा रहा है हमारा प्यारा भारत, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस जगह पर ही हमारा प्यारा भारत यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर आ जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्या जाता है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे जो ऊंचा शिखर है ये माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर की ऊंचाई है, जो कि आपका नेपाल में पाया जाता है। माउंट एवरेस्ट की चोटी जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। विश्व का सबसे गहरा जो भाग है ये है प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त,
यानी विश्व का जो सबसे गहरा भाग देखा जाए तो ये जो प्रशांत महासागर का गर्त है, जिसे हम मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त बोलते हैं, वो है। और इसकी जो गहराई है यह 11,022 मीटर है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये हमारी जो पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है उससे भी ज़्यादा गहरा है, ठीक है। यानी अगर हम माउंट एवरेस्ट को सीधा खड़ा उसमें डुबो देते हैं तो पूरा का पूरा डूब जाएगा। यानी 11,022 मीटर है आपका ये मैरियाना ट्रेंच, और 8,848 आपका जो मीटर ऊंचा है ये हमारा माउंट एवरेस्ट। आप थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड के, यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नॉर्वे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर स्टैटिक जीके का बन जाता है। इस तरह के आपने देखा होगा कि क्वेश्चन स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं। तो न्यूजीलैंड के जो थे एडमंड हिलेरी और तथा भारत के जो तेंजिंग नॉर्वे शेरप्पा हैं, नॉर्गे शेरप्पा, ये 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे, ठीक है। जापान की जुंगो ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिन्हें 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं कि अगर महिला के रूप में देखते हैं तो विश्व में पहली महिला कौन थी, तो वो थी जापान की जुंको ताबेई, ठीक है, जिन्होंने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। और अगर हम इंडिया के बारे में ही बात करते हैं तो बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो इससे आप देख सकते हैं कि आप स्टैटिक जीके, स्टैटिक क्वेश्चंस भी आपके प्रिपेयर होते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बात की एडमंड हिलेरी और भारत के तेंजिंग नॉर्वे शेरपा, इन्होंने आपके 23 मई 1953 को पृथ्वी से सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति बने। और उसके बाद अगर महिला की बात करें विश्व में तो वो थी जुंको ताबेई जो कि जापान की थी। ये पहली महिला थी जो कि एवरेस्ट पर पहुंची थी और ये 16 मई 1975 को इन्होंने ये फतह हासिल की थी। अगर भारत में पहली महिला की बात करते हैं तो ये थी बछेंद्री पाल जिन्होंने 23 मई 1984 को ये फतह हासिल की थी। महाद्वीप के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ये महाद्वीप होते हैं, एक है आपका एशिया, एक है आपका यूरोप, दूसरा है आपका अफ्रीका, तीसरा है उत्तर अमेरिका, चौथा है आपका दक्षिण अमेरिका, पांचवा है आपका, छठा है आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर एशिया हो गया पहला, यूरोप हो गया दूसरा, तीसरा आपका हो गया अफ्रीका, चौथा हो गया आपका अमेरिका, उत्तर अमेरिका, पांचवा हो गया दक्षिण अमेरिका और छठा हो गया ऑस्ट्रेलिया और सातवां आपका हो जाता है अंटार्कटिका, ठीक है। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब एशिया विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपका क्वेश्चन पूछा जाता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो एशिया महाद्वीप है। काफ़ी कॉमन सा और काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है। पृथ्वी के कुछ क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशिया जो है पृथ्वी के कितने भाग पर फैला हुआ है, मतलब एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा है और ये पृथ्वी के लगभग कितने हिस्से पर फैला हुआ है। तो ये जो है अगर पृथ्वी का पूरा मान लेते हैं तो उसके 1/3 क्षेत्रफल पर एशिया महाद्वीप आपको देखने को मिलता है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। और ये किस गोलार्ध में स्थित है, ये भी क्वेश्चन बनता है आपका कि पूर्वी गोलार्ध। ये मैंने गोलार्ध, अक्षांश, देशांतर रेखाएं ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को पहले इसमें बता चुका हूँ इसी अध्याय में, इसके पहले के अध्याय में, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं, ठीक है। तो पूर्वी गोलार्ध में आपका ये पड़ता है कौन सा, एशिया महाद्वीप। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो इस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो कर्क रेखा जो है वो इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप के बारे में आप जान लेते हैं थोड़ा सा। तो यूरोप जो है ये एशिया का सब बहुत छोटा, ये बहुत छोटा है। यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति पता लगाइए। तो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ महाद्वीप है आपका यूरोप, ठीक है। अफ्रीका के बारे में जाते हैं। अफ्रीका जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो अगर आपका विश्व में एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप की बात की जाए तो ये आपका आ जाता है अफ्रीका, ठीक है। विषुववृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए, आप पाएंगे कि यही ऐसा एक सा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो आप दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आपका बनता है कि किस महाद्वीप से होकर विषुवत, कर्क और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो ये आपका यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप हो जाता है और क्षेत्रफल की दृष्टि में भी ये आपका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाता है। सहारा का जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है। सहारा का जो रेगिस्तान है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। तो अफ्रीका में कौन सा रेगिस्तान स्थित है, सहारा रेगिस्तान। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व के मानचित्र को आप देख सकते हैं। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा पता लगे कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त
इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है, ये आप वहाँ पर देखकर पता लगा सकते हैं। और मैंने बताया कि जो है नील नदी ये अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। उत्तर अमेरिका जो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है, उत्तर अमेरिका विश्व का जो है ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका पनामा जल संधि किसके किसके बीच में है, तो ये उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में है आपकी पनामा जल संधि। ठीक है, पनामा जल संधि जो है ये उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। ठीक है, कहा जाता है यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 सागरों से घिरा है। क्या आप इन सागरों का पता लगा सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पर उन सागरों का पता लगा सकते हैं। ये आपकी देखिए यहाँ पर स्थल संधि है, जल संधि नहीं है, सॉरी, यहाँ पर एक स्थल संधि है, पनामा स्थल संधि एक तरह से, तो ये स्थल संधि से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्थल संधि से जुड़ा हुआ है, जल संधि से नहीं जुड़ा हुआ। स्थल संधि का मतलब होता है एक छोटा सा मतलब सकरा सा एरिया जिसके चारों तरफ यहाँ पर जल होता है और उसके बीच से वो स्थल संधि मतलब स्थल एरिया होता है। ठीक है, तो वो आपका स्थल संधि हो जाता है। अभी आगे इसमें हम बताएंगे स्थल संधि क्या होता है। ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं, विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज, ठीक है, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। तो दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो जो एंडीज पर्वतमाला है ये आपकी दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, एंडीज पर्वतमाला देखिए यहाँ पर दिया गया है। जल संधि हम किसे बोलते हैं, पानी का सकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जल संधि वो होती है जो पानी का सकरा, ऐसा सकरा भाग जो 2 बड़ी जलराशि जैसे कि समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो ऐसा जो हमारा होता था वो हो जाता है जल संधि। और स्थल संधि हो जाता है कि हमारा एक ऐसा स्थल भाग, ठीक है, स्थल का ऐसा सकरा भाग जो 2 क्या कर देता है, महाद्वीपों को यहाँ पर जोड़ता है, स्थल खंडों को आपस में जोड़ता है, वो हमारा स्थल संधि कहलाता है। ठीक है, अब दक्षिण अमेरिका के बारे में हमने देखा कि यहाँ पर कौन सी पर्वतमाला थी, एंडीज पर्वतमाला। और मैंने उत्तर अमेरिका में यहाँ पर क्या चीज़ें देखी थी, देख लेते हैं। उत्तर अमेरिका की बात की थी तो यहाँ पनामा जल संधि थी जो यहाँ पर उत्तर अमेरिका को दक्षिण अमेरिका, पनामा स्थल संधि सॉरी, जो यहाँ पर क्या करती है, अमेरिका और उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अलग करती है। अब यहाँ स्थल संधि आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। स्थल संधि क्या होती है, स्थल का एक सकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो उसे हम बोल देते हैं स्थल संधि। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका ये 2 स्थलीय बहुत बड़े भूभाग हैं जिनको यहाँ पर एक सकरा स्थल यहाँ पर इसको जोड़ रहा है, इसीलिए इसको हम बोल देते हैं स्थल संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया कि दक्षिण अमेरिका में जो आपका कौन सा पाया जाता है, आपका एंडीज पर्वत श्रृंखला पाई जाती है जो सबसे बड़ी यहाँ पर सबसे बड़ी विश्व की जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, अफ्रीका में मैंने बताया था नील नदी पाई जाती है और अफ्रीका में तीनों जो आपकी रेखाएं हैं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं। और यूरोप और एशिया को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो ये आपका यूराल पर्वत अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे बड़ा विश्व का कौन सा महाद्वीप है, तो वो आपका हो जाता है एशिया और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो कि पूरी तरह से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी प्रकार का स्थायी मानव जीवन नहीं है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर काम करते हैं और भारत के अगर शोध संस्थानों की बात करते हैं तो ये आपकी मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम से यहाँ पर कार्य करते हैं। तो आपका दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर भी बन जाता है कि जो भारत के जो शोध संस्थान है जो कि अंटार्कटिका में काम करते हैं उनका नाम क्या है, तो वो है आपके एक मैत्री और दूसरा है दक्षिण गंगोत्री। अब आ जाते हैं जलमंडल। ठीक है, तो जलमंडल के बारे में देखते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर क्या है 71% यानी 71% पानी है और 29% भाग पर स्थल भाग है। जलमंडल में जल की सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदियाँ, झीलें, हिम नदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको बताया गया कि 97.5% जो है ये महासागरीय जल है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अलवणीय जल तो ये आपका 2.5% आता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का जो बहुत बड़ा भाग पर्वत की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य इस्तेमाल करता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागर
महासागर जल खंड के जल मंडल के मुख्य भाग हैं, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगीय ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पर महासागर आपका हो जाता है प्रशांत महासागर, दूसरा आपका जाता है अटलांटिक महासागर, तीसरा आपका आता है हिंद महासागर, चौथा आता है दक्षिण महासागर और पांचवा आता है आर्कटिक महासागर। तो आपका देखा जाए अगर हिंद महासागर की बात करते हैं तो ये आपका तीसरे नंबर पर है हिंद महासागर, ठीक है। और पहले नंबर पर आपका आता है प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। जैसे कि एशिया महाद्वीप जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप था वो भी पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ था, उसी तरह से प्रशांत महासागर भी सबसे बड़ा महासागर है और ये पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ये कैसा है? लगभग वृत्ताकार, ठीक है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं, ठीक है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर एवं दक्षिण अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है, ठीक है। तो इसका जो पश्चिमी किनारा है इसके उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका पड़ता है और इसका जो आपका पूर्वी किनारा है यह आपका यूरोप एवं अफ्रीका पड़ता है। आप लोग यहाँ पर देख सकेंगे, मानचित्र में दिखाएंगे जब, ठीक है। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतरित है, मतलब इस तरह की कुछ कटी फिटी दांतों की तरह आपको दिख रही है, ये है इसकी तटरेखा, इसीलिए यहाँ पर ये दिखाया गया है। ये अनियमित एवं दंतरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है, ठीक है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर आपका हो जाता है यहाँ पर कौन सा? अटलांटिक महासागर, ठीक है। हिंद महासागर की एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, ठीक है, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिण महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव पर स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है और यहाँ पर मैंने बता दिया कि जो आर्कटिक महासागर है का उत्तरी वृत्त जो है उत्तरी वृत्त में स्थित है और जो उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है और जो प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक भाग द्वारा अलग है, भाग द्वारा जुड़ा हुआ है जिसे हम बोल देते हैं बेरिंग जलसंधि, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकेंगे, आपको मानचित्र यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, इसमें सारी चीज़ें आप क्लियर कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये भूमध्य सागर है, ये यहाँ पर का यूराल पर्वत आपका दिखाया गया है, ठीक है। ये आपका आर्कटिक महासागर है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर उत्तर अमेरिका है और नीचे यहाँ पर आपका दक्षिण अमेरिका आपको दिख जाता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर चीज़ें दिखाई गई हैं, आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कर्क रेखा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ये जो आप विषुवत रेखा है, ये आपका विषुवत रेखा, कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तीनों आपकी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती हैं, आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें अच्छे से देख सकते हैं, ये आपकी यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम आ जाते हैं वायुमंडल पर। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वायुमंडल, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आप लोग अच्छे से ध्यान से इसको थोड़ा सा देखिएगा। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक पतली परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। वायुमंडल हमें लोगों की सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा करता है। वायुमंडल जो है ये 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। तो आपका क्वेश्चन बन सकता है लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला है, तो लगभग 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जा सकता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल पहले आता है, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्षोभ मंडल मिलेगा, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर उसके बाद आयन मंडल और फिर उसको बहिर्मंडल कहा जाता है। तो इस तरह से आपको इसमें 5 परतों में इसको डिवाइड किया गया है। वायुमंडल जो है ये मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग होता है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। यानी कि आपका जो ये वायुमंडल है इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये दोनों मिलाकर 99% है, यानी 78% ऑक्सीजन है आपका और यहाँ पर 21% आपका ऑक्सीजन है, बाकी 1% बचता है जिसमें सारी की सारी बाकी हुई गैसें आ जाती हैं। ऑक्सीजन लेने के लिए
आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आप जान सकते हैं ऑक्सीजन जो है ये सांस लेने की आवश्यक है, जबकि जो नाइट्रोजन होता है ये प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। या घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं या तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं हमारा तापमान क्या होता है, घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है या एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को हम पवन कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम जीवमंडल के बारे में एक संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। जीवमंडल एक स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है, या वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरियों से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत और पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी की ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रभावित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज का आपका यहाँ पर अध्याय यहाँ पर खत्म हो जाता है। इसी तरह से सीरीज कंटिन्यू जारी रहेगी। तो मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।